विकास, डेवलपमेंट बड़ा भारी भरकम शब्द है ना। लेकिन जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? शायद ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, या फिर बस ढेर सारा पैसा। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि विकास का असली मतलब क्या है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर यह सवाल किसी से पूछा जाए कि भाई तरक्की का मतलब क्या है, क्या जवाब मिलेगा? किसी के लिए शायद एक अच्छी पक्की नौकरी, किसी के लिए अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई दिलाना, है ना? मतलब हर किसी का जवाब एकदम अलग होगा। और सच भी यही है, विकास का कोई एक फिक्स मतलब हो ही नहीं सकता। सोचिए, किसी के लिए तरक्की का सपना एक नई बड़ी सी गाड़ी खरीदना हो सकता है, तो वहीं किसी और के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाना ही सबसे बड़ी तरक्की है। ये सब हमारी अपनी अपनी जिंदगी, हमारे परिस्थितियों पर टिका है। तो फिर विकास की इस पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए तरक्की के मायने और उनके लक्ष्य जमीन आसमान जितने अलग हो सकते हैं। अब देखिए, ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ है गांव का भूमिहीन मजदूर जो क्या चाहता है, बस काम के दिन ज्यादा मिले, मजदूरी अच्छी हो और समाज में थोड़ी बराबरी। वहीं दूसरी तरफ पंजाब का एक खुशहाल किसान है जिसकी सोच है कि परिवार की आमदनी और बढ़े और बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज सकें। शहर के एक बेरोजगार नौजवान को एक पक्की नौकरी चाहिए और अमीर घर की एक लड़की को बस उतनी ही आज़ादी चाहिए जितनी उसके भाई को मिलती है। मतलब सबके लक्ष्य एकदम अलग, सबकी दुनिया ही अलग है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक बहुत ही पेचीदा सवाल यहाँ आकर खड़ा हो जाता है। क्या यह मुमकिन है कि जो चीज़ एक के लिए विकास हो, वही दूसरे के लिए बर्बादी का सबब बन जाए? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जो एक के लिए तरक्की है, वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बहस का सबसे ज़रूरी पॉइंट है। इसका सबसे सीधा और दमदार उदाहरण है बड़े बड़े डैम या बांध। अब सोचिए, एक बड़ा उद्योगपति है, उसे अपने कारखानों के लिए ज्यादा बिजली चाहिए। उसके लिए एक नया डैम बनना विकास है, प्रोग्रेस है। लेकिन उसी डैम की वजह से हजारों आदिवासी परिवार जिनकी जमीनें डूब जाती हैं, जिनके घर उजड़ जाते हैं, उनके लिए क्या ये विकास है? नहीं, उनके लिए तो ये विनाश है। नर्मदा नदी पर जो विरोध प्रदर्शन हुए, वो इसी दर्द की तो कहानी कहते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि विकास का मतलब सिर्फ पैसा या ज्यादा इनकम नहीं है। लोग पैसे के अलावा भी बहुत कुछ चाहते हैं। तो सवाल ये है कि वो क्या चीजें हैं? अच्छी सैलरी तो सबको चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ लोग बराबरी का व्यवहार भी चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और दूसरों से इज्जत भी चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनके साथ भेदभाव हो। सोचकर देखिए, एक ऐसी नौकरी है जहां पैसा तो खूब है, लेकिन ना तो कोई इज्जत है और ना ही जॉब की कोई सिक्योरिटी। क्या कोई इसे सच में तरक्की मानेगा? शायद नहीं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और कई बार तो ये पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। अच्छा, अब आते हैं बड़े मुद्दे पर। जब हम देशों की तरक्की को आपस में कंपेयर करते हैं, तो अक्सर एक चीज का इस्तेमाल होता है, एवरेज इनकम, यानी औसत आय। लेकिन क्या ये आंकड़ा हमें पूरी सच्चाई बताता है या फिर इसमें कोई धोखा है? चलिए इसी को समझते हैं। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जब देशों को कंपेयर करती हैं, तो उनका मेन क्राइटेरिया होता है पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। इसका फंडा बहुत सिंपल है। देश की टोटल इनकम लो और उसे देश की टोटल आबादी से डिवाइड कर दो। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। कमाल की बात क्या है, दोनों ही देशों की जो एवरेज इनकम है वो बिल्कुल बराबर है, 10,000 रुपए। अब असली सवाल ये है, अगर मौका मिले तो इन दोनों में से किस देश में रहना बेहतर होगा, कंट्री ए में या कंट्री बी में? जरा सोचिए। चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे की असलियत देखते हैं। और यहीं पर एवरेज का सारा खेल खुल जाता है। कंट्री ए में आप देखेंगे कि लगभग हर कोई एक जैसा कमा रहा है, मतलब आमदनी का बंटवारा काफी बराबर है। लेकिन कंट्री बी में 4 लोग तो बहुत ही कम कमा रहे हैं और लगभग सारी की सारी दौलत सिर्फ एक इंसान के पास है। तो देखा, एवरेज इनकम तो दोनों की सेम थी, पर जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। ये औसत हमें ये कभी नहीं बताता कि उस आमदनी का बंटवारा लोगों के बीच हुआ कैसे है।
तो अगर सिर्फ एवरेज इनकम से बात नहीं बनती, तो फिर विकास को नापने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? हमें और किन चीजों को देखना चाहिए? आइए इसे समझने के लिए अपने ही देश के कुछ राज्यों का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ पैसे के हिसाब से देखें तो इन आंकड़ों में हरियाणा सबसे डेवलप्ड या विकसित राज्य दिखेगा। उसकी पर कैपिटा इनकम केरल से भी ज्यादा है और बिहार से तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन रुकिए, जैसे ही हम पैसे से हटकर सेहत जैसे दूसरे पहलू पर आते हैं, पूरी कहानी ही पलट जाती है। केरल में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा के मुकाबले लगभग 3 गुना कम है। मतलब सोचिए, ज्यादा पैसा होने के बाद भी हरियाणा इस मामले में पीछे है। और सिर्फ सेहत ही नहीं, यही कहानी हमें शिक्षा में भी दिखती है। केरल का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 94% है, जो हरियाणा और बिहार दोनों से कहीं आगे है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? कम एवरेज इनकम होने के बावजूद केरल हेल्थ और एजुकेशन में इतना बेहतर कैसे है? और इसका जवाब है पब्लिक फैसिलिटीज यानी सार्वजनिक सुविधाएं। देखिए, जेब में रखा पैसा हर चीज नहीं खरीद सकता। वो प्रदूषण से मुक्त माहौल नहीं खरीद सकता। वो बिना मिलावट वाली दवाएं या संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। केरल ने शायद इसी बात को समझा और वहां हेल्थ और एजुकेशन जैसी पब्लिक फैसिलिटीज पर बहुत ध्यान दिया गया। नतीजा सबके सामने है। ये साफ दिखाता है कि असली तरक्की सिर्फ किसी एक की कमाई से नहीं, बल्कि सबके लिए मौजूद सामूहिक सुविधाओं से आती है। तो हमने विकास के अलग अलग मतलब समझे, उसे नापने के तरीकों की बात की, लेकिन एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। वो ये कि विकास का जो रास्ता हमने पकड़ा हुआ है, क्या वो सस्टेनेबल है? क्या वो टिकाऊ है? इसकी एक बहुत बड़ी चेतावनी हमें जमीन के नीचे से मिल रही है। ग्राउंड वाटर यानी भूजल। हम जमीन से पानी इतनी तेजी से खींच रहे हैं कि कुदरत के पास उसे दोबारा भरने का टाइम ही नहीं है। हालत यह है कि देश का करीब करीब 1/3 हिस्सा अपने ग्राउंड वाटर रिजर्व्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। ये तो भविष्य से लिया गया एक ऐसा कर्ज है जिसे हम शायद कभी चुका ही नहीं पाएंगे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50.2। क्या है ये? ये वो साल हैं जो हमारे पास बचे हैं। अगर हम आज की ही रफ्तार से कच्चे तेल का इस्तेमाल करते रहे तो सिर्फ लगभग 50 सालों में दुनिया के तेल के भंडार खत्म हो जाएंगे। जी हां, सिर्फ 50 साल। कच्चा तेल जैसे जो रिसोर्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब उन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इन्हें बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन खत्म होने में बस कुछ दशक। एक बार ये खत्म तो मतलब हमेशा के लिए खत्म। सीधी सी बात है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का जो हक है उसे आज ही खर्च किए दे रहे हैं। और यहीं पर आकर ये बात एकदम दिल पर लगती है कि ये दुनिया हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है, विकास का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ आज का फायदा देखना, या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और जीने लायक दुनिया छोड़कर जाना? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।